गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 अक्टूबर 2025। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट मेंशन कर देता हूँ। दस अक्टूबर 2025 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा ना, रेड ही ठीक रहेगा। ओके, 2025 आज का थोड़ा न्यूज़पेपर लेट से अपलोड होगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इसको आज जहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आता है ना, वहाँ पर अपलोड होने में ही टाइम लग गया, तो वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाए हम। और अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया था, तो इसे जल्दी से तैयार किया गया है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जनसत्ता को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू, मेंस और आपकी जो प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है हमें। ठीक है, इसका भी हमने प्रूफ भी बना के जो है ना, वीडियो बना के आपको चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जिनको यकीन नहीं होता है जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्दे पे हम लोग। पहला, आज का जो टॉपिक है ना, ये हम प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की। कुल मिलाकर अ, आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है। किस मुद्दों को लेकर? तो अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, 25% क्या बोल के? देखिए, 50% का जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो 25% तो रेसिप्रोकल बोल के लगाया है कि भारत भी जो है अमेरिकी जो वस्तु है या सेवा है, उस पे 25%, मतलब उस पे ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। यहाँ तक कि भारत को टैरिफ किंग भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो 25% इस कारण से लगाया, रेसिप्रोकल बोल के। और 25% इसलिए लगाया कि वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है भारत, और उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेच रहा है और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। इस तरह के जो है बातें कह के 25 एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर 50% हो गया। तो इस कारण से तनाव में चल रहा था भारत और अमेरिका का संबंध को लेकर। लेकिन भारत ने कहा कि जो वार्ता है हमारा ट्रेड को लेकर, उसको स्थगित नहीं करेंगे। रास्ता दोनों ओर से खुला हुआ है। अगर आम सहमति बन जाता है या साझे मुद्दे मिल जाते हैं तो बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब मुद्दे हैं, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो हम लोग भारत और अमेरिका का जो तनाव है उसके पीछे क्या कारण है हम लोग देख लिए। 50% का टैरिफ तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्लियर है? देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे मेंस में क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव देखे गए, उसके तत्कालिक कारण क्या है। जैसे ही तत्कालिक कारण पूछा, बस ये चीज़ को आप मेंशन कर दीजिएगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर मेंस में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेंस में यहाँ से आने की पूरी संभावना है। प्रीलिम्स में तो याद रखिएगा कि इजराइल और हमास, मतलब फिलिस्तीन जो है ना, किन किन देश के साथ बाउंड्री साझा कर रहा है, उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, स्पेशली मेडिटेरियन सी को लेकर। क्लियर है? फिर वहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, ये सब का लोकेशन आप याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ या उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने, या पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? और अगर इंटरव्यू आप दोगे, अभी 70 है ना, बीपीएससी 70 का रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा, महीना के अंदर। तो जब इंटरव्यू होगा ना, तो गाजा, माफ कीजिएगा, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या कारण है, ये सब, ये सारे मुद्दे को देख लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो हम लोग इजराइल और जो हमास के बीच में युद्ध चला ना, उसका मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ठीक है, 2 पेज का है, मजा आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ, क्या हुआ? जो युद्ध हुआ उसका विश्व पे और भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसकी विवेचना करने बोल रहा है। तो बस आपको पता है ना कि मेंस में 3 पॉइंट को ध्यान रखा जाता है। पहला आपको लिखना है इंट्रो, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है इंट्रो, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है बॉडी पार्ट, एंड थर्ड में
लास्ट में कंक्लूजन, या क्वेश्चन में सुझाव मांगेगा तो सुझाव लिखिए, ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे क्या, उसकी विवेचना करना है। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में या इजराइल हमास के बारे में आप लिख दीजिएगा कि इजराइल हमास युद्ध ने जो विश्व की जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था है और सुरक्षा, ये तीनों को प्रभावित किया। स्पेशली अगर बात करें ना तो मध्य पूर्व में अस्थिरता देखने को मिला, ठीक है। फिर वैश्विक लेवल पे बात करें तो तेल आपूर्ति, ठीक है, तेल आपूर्ति को लेकर बाधित हुआ, जो इसकी कीमत है उसमें इजाफा देखा गया। इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति देखने को मिला, ठीक है। और अमेरिका और यूरोपीय देश की जो नीतियां हैं वो भी प्रभावित हुई। तो वैश्विक लेवल पे ये प्रभाव हुआ, क्या क्या, तो अमेरिका यूरोपीय देश की जो नीति है उसमें चेंजेस, तेल आपूर्ति, इन्फ्लेशन, मध्य पूर्व, ये सब कुछ आपको हाईलाइट करके दे दिए ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं। और हाँ, अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं ना तो आप लोग कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप जो नोट कर रहे हैं ना वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप ओरली देख रहे हैं बस अगर ये सोच के कि हमें याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगा। क्लियर है? चलिए और हम लोग देखेंगे और क्या, ध्रुवीकरण और भू राजनीतिक तनाव भी वैश्विक लेवल पे देखने को मिला। भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत की जो आर्थिक नीति और रणनीतिक है दोनों प्रभावित हुआ है, स्पेशली तेल की कीमतों को लेकर, ठीक है। पश्चिमी एशिया में लगभग भारत का जो नागरिक लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, ठीक है। और कूटनीतिक स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो जो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ जो भारत का जो संबंध है उसको बैलेंस करना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा है, दोनों को बैलेंस करना, ठीक है। और आपको बता दें ये 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन बार बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बीपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, अदर स्टेट पीसीएस में दम भर पूछा हुआ है इसको, ये वाला कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है किस 2 देशों के बीच में संबंध को दर्शाता है। पहला ऑप्शन था इजराइल और फिलिस्तीन, वही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखना है बॉडी पार्ट में हम लोग को, लास्ट में बॉडी पार्ट में लिखना है कंक्लूजन, ओके। चलिए तो कंक्लूजन में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग को ये कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इस सब चीज पे ज्यादा ध्यान देता है। तो यह युद्ध जो है ना वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत किया है, साथ ही भारत के लिए विवेकपूर्ण और संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ठीक है। और आपको बता दें अब तक जो है ना जो इजराइल ने हमला किया है 67,000 लोगों का मृत्यु हो चुका है, 1,36,000 लोग घायल हो चुके हैं। इस डेटा को भी आप डालिएगा। जब आंसर आप लोग लिखेंगे ना तो मैप का जरूर यूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मैप आप रफली जो है ना दिखा दीजिएगा कि फिलिस्तीन यहाँ पर है और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, इधर सीरिया है, ठीक है, जॉर्डन है, लेबनान है, ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा शॉर्ट में, तो आधा नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए अभी जो है ना नोबेल प्राइज का वितरित हो रहा है। हम लोग फिजिक्स देख लिए हैं, केमिस्ट्री देख लिए हम लोग, ओके, और मेडिकल वाला देख लिए हम लोग। आज जो है ना इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है, हंगरी के हैं ये, लास्लो, ठीक है, फर्स्ट लेटर ही याद रखिएगा, लास्लो। और इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला है कि जो भयावह की स्थिति जो बना हुआ है ना उसमें जो रचनात्मक जो रचना वाले कर्म है ना उनको लेकर कलात्मक यहाँ पर लिखा हुआ था, हाँ, कला की ताकत को प्रदर्शित किया गया है। मतलब जो भयावह स्थिति बना हुआ है उसमें कला का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर जो है ना इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अभी नोबेल प्राइज एक और चर्चा पे बना हुआ है, लास्ट में देखेंगे हम लोग। उस आर्टिकल को हम लोग लिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना पीस नोबेल प्राइज का डिमांड कर रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बहुत देश के बीच में जो तनाव था उसको शांति स्थापित करवाएं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप देखो रशिया में शांति, ठीक है, इन तमाम मुद्दे पे वो क्या चाहते हैं, नोबेल प्राइज हमको मिले। लेकिन नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको, क्योंकि जो
बहुपक्षीय जो संस्था है, उसका जो है ना अनादर किए हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, वहाँ से सदस्यता अपना त्याग दिए हैं। आपने देखा था यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस ले लिए, पेरिस क्लाइमेट से बाहर निकल गए, तो क्यों मिलना चाहिए उनको? ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे ना, तो सब आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? इसलिए आपको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पे फ़ोकस कीजिए। देखिए थोड़ा-सा आपके लिए मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि पिक्चर की क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत लोग जो है ना फ़ोन से भी हमारी वीडियो देखते हैं, उनके लिए है ये। तो यहाँ पे जो बात किया गया ना, नदियों का इम्पोर्टेंस और उसका संरक्षण। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, तो नदी हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये हमारे धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल और हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंस है। नदियाँ जो है ना हमें आर्थिक रूप से भी क्या करती है? मजबूत करती है। हमें स्वच्छ जल देती है, ठीक है? लेकिन अभी जो आर्टिकल आया हुआ है, नदियों की कुछ चिंता को लेकर कि नदियाँ जो है ना सिक्योर रही है या प्रदूषित हो रही है। आप गंगा यमुना का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा यमुना जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, जो क्षेत्रीय नदियाँ हैं, ठीक है? वो अतिक्रमण के कारण, किसके कारण? अतिक्रमण। पहला हो गया, जो नदियाँ प्रदूषण क्यों हो रही है, उसका कारण लिखना है आपको। तो पहला कारण है क्या? अतिक्रमण। दूसरा क्या है? नदियों पर बाँध बनाना, बाँध के कारण, ठीक है? और थर्ड क्या है यहाँ पे? एक कारण में और कुछ लिखा हुआ था, मैंने देखा था यहाँ पे। बाँध हो गया, अतिक्रमण और प्रदूषण। जैसे इंडस्ट्री वगैरह, नदियों के किनारे बना हुआ है प्रदूषण। इन कारण से जो है ना, हमारी जो नदियाँ का जो अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ रहा है। कारण देख लिए हम लोग। इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप देखोगे ना ऋग्वेद में या हमारे पुराण में, काव्य में नदियों का इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ तक कि गंगा यमुना को देवी के रूप में और जीवन दायगी के रूप में वर्णन किया गया है। इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या ये लिखिएगा। मैंने आपके लिए मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज कर दिया है, देखिएगा, ठीक है? पहले हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेंस पे बात करेंगे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो कारखाना वगैरह होते हैं या इंडस्ट्री वगैरह जहाँ से अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, वो डायरेक्ट नदियों में घुल जाते हैं। तो जो पानी होता है नदियों का, वो क्या होता है? जहरीला होता है। जब जहरीला पानी होगा, तो नदी में क्या होते हैं? जीव जंतु पलते हैं, तो उनका जीवन क्या होगा? खतरे में हो जाएगा और वो मर जाएंगे। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो है ना, जो नदी संरक्षण है, तो उसके लिए हमें उपाय करना होगा ना, नदियों को पुनर्जीवित करना होगा ना, सरकार को नीतियाँ बनाना होगा ना, लोगों को जागरूक करना होगा ना। तो इस सब में ना एआई का यूज हम कैसे करें? ठीक है? एआई का यूज, नदियों के संरक्षण में एआई एआई का यूज जो है ना, इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई को लेकर क्वेश्चन आना तय है। तो नदियों के संरक्षण में हम कैसे एआई का यूज करेंगे? तो देखिए, हम एआई का इस्तेमाल जो उपग्रह वगैरह या सैटेलाइट वगैरह होता है ना, उसमें यूज करेंगे और नदियों का जो है ना सर्वे करेंगे, फोटो कैप्चर करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, ठीक है? सेंसर का यूज करेंगे हम लोग और डेटा के आधार पर हम नीतियाँ बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो नदियाँ की जो स्ट्रक्चर है, जो प्रकृति है या बहाव है, उसमें कैसे चेंजेस हो रहा है, बदलाव कैसे हो रहा है, सब हम लोग एआई का इस्तेमाल करके जानकारी इकट्ठा करेंगे और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नीतियाँ बनाएंगे। ये सब आर्टिकल में लिखा हुआ है और आपका मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नदियों का महत्व के बारे में चर्चा करें, उनके समझ क्या चुनौती उसके बारे में बताइए, स्पेशल प्रदूषण को लेकर, और इसके संरक्षण में एआई का भूमिका पर चर्चा करें। यही क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछेगा एआई को लेकर, ठीक है? तो सारे एंगल को यहाँ पे कवर किया गया है। इंपॉर्टेंस में जो हम लोग बात की है कि ये पीने के लिए जो हमें पानी की व्यवस्था करती है नदियाँ, साथ ही सिंचाई के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है? हाइड्रो प्रोजेक्ट आपने देखा, एग्रीकल्चर में, परिवहन में भी लोग नाव से भी ट्रैवल करते हैं, जैव विविधता, मछली वगैरह उसमें रहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप देखोगे भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हमारा सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी आपने कुंभ मेला देखा, जो संगम था सरस्वती नदी और गंगा नदी और एक कौन सी नदी थी जो 3 संगम पे बनता है? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देख लीजिए चुनौती क्या है? शहरीकरण के कारण। अभी आप देख रहे हो ना, पहले अगर 20-25 साल पहले जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे आसपास में तालाब देखने को मिलता था, कम से कम
5 किलोमीटर के अंतर्गत 2-3 तालाब। लेकिन जैसे-जैसे शहर का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, वो तालाब गायब हो गए और वहाँ पे क्या हुआ? मिट्टी को भर के वहाँ पे फ्लैट का कल्चर शुरू कर दिया गया। फ्लैट बनाए गए या बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। ओके? तो हम लोग चैलेंजेस में शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण देख रहे हैं ना, इंडस्ट्री से जो है बहुत सारे जो है मल वगैरह निकलते हैं, अपशिष्ट निकलते हैं और डायरेक्ट नदियों में घुल जाते हैं। तो नदी को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक, आप समझ रहे हैं, तो जल की गुणवत्ता, जलीय जीव और मानव स्वास्थ्य पे क्या होता है? फ़र्क पड़ता है। अभी आप देखोगे ना, शहरों का जो पानी है ना, वो प्रदूषित होते जा रहा है, ठीक है? तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे एआई की भूमिका, कैसे एआई इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, नदियों के संरक्षण में आप देखो सैटेलाइट डाटा के रूप में सेंसर आधारित निगरानी हो गया। हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं और जल की गुणवत्ता को पे हम लोग नज़र रख सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल आप देख लिए ना, ऐसे लिखना चीज़ों को। ये है एडिटोरियल पेज का, ये भी एडिटोरियल पार्ट ही होता है। तो ये लंबा जब पेपर में आप देखोगे ना, बहुत लंबा ऐसे लिखा होता है साइड के कोने में। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा कि कल का आर्टिकल आया था कि आरबीआई के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो जो साइबर, माफ़ कीजिएगा, जो डिजिटल धोखाधड़ी हो रहा है, लोगों को फ़ोन करके उसके पैसे हड़प लिए जा रहे हैं। उसके पैसे या 1 सेकंड में उड़ा लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो डिजिटल धोखाधड़ी है ना, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो इसलिए जो डिजिटल कंपनियाँ हैं, उनको अ, जो डिजिटल कंपनियाँ हैं, जो वित्तीय उपकरण बनाती है, तो उनसे बोला गया है कि आप जो है ना, आसान उपकरण बनाएँ, ताकि लोगों को यूज़ करने में आसान हो और सिक्योरिटी का ध्यान रखें, सुरक्षा को लेकर। ताकि कोई भी जो वित्तीय धोखाधड़ी लोग करते हैं ना, उनकी पहुँच या आसान ना हो। इस तरह की बातें की गई थी। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा, तो जैसे-जैसे भारत हमारा डिजिटल होते जा रहा है, तो कुछ चैलेंजेस भी हो आते जा रहे हैं। चैलेंजेस में क्या लिखिएगा आप? पहला लिखिएगा डीप फेक, आप समझ रहे हैं ना? डिजिटल अरेस्ट, ये क्वेश्चन आना तय है कि जैसे-जैसे भारत डिजिटल होते जा रहा है, उसके सामने क्या चुनौती है? तो चुनौती में आप यही लिखोगे, डीप फेक के बारे में, डिजिटल अरेस्ट के बारे में, वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में, जागरूकता के अभाव में के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव के बारे में, यही सब चीज़ लिख के आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है? फिर लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि डिजिटल इंडिया एक आकर्षक नारा है, लेकिन अगर इसमें जो जोखिम है डीप फेक को लेकर या डिजिटल अरेस्ट को लेकर, आपने देखा ना डिजिटल अरेस्ट कि कैसे फ़ोन करके आपको जो है डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है और आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपने पैसे अकाउंट के, मतलब जो पैसे हैं, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। ये बोल के कि आपने जो पार्सल भेजा था, उसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिले हैं, ड्रग्स वगैरह या स्मगलिंग के जो सामान होते हैं, वो सब पाए गए हैं। तो जिनको जानकारी नहीं होता है, वो डर जाते हैं और वो लोग जो फिरौती की जो रकम होता है ना, वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आरबीआई के सामने, ध्यान रखिएगा। आरबीआई को लेकर भी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का स्थापना को लेकर और वर्तमान में आरबीआई ने कौन से कार्य किए हैं जो काफ़ी चर्चित रहे हैं। इसको जो है ना, हम लोग अपने मेंस वाले में डिस्कस किए हुए हैं। हो सके तो आज रात में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक तो पहले यूएनओ को लेकर, जो काफ़ी चर्चा में है, और ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। ये दोनों हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देखिएगा वहाँ पे, ठीक है? जो भी मेंस देने वाले हैं, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए बिहार में हो रहा है इलेक्शन, ठीक है? तो अब बिहार में बहुत सारे वैकेंसी भी आए हुए हैं, लोग फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। सीजीएल हो गया, एईडीओ हो गया, ठीक है? मेंस वगैरह भी अभी होगा। तो बिहार का जो इलेक्शन है, उसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है, उसको लेकर प्रश्न पूछेगा और ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है कि बिहार में जाति की भूमिका पे चर्चा करें, ठीक है? कि बिहार में जो जाति है, जाति आधारित वोटिंग, जाति आधारित जो है टिकट का वितरण, इस प्रकार होते हैं ना, तो उसकी महत्व पे चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो बिहार है, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो कौन-कौन सा मुद्दा है? तो आप देखो एजुकेशन को लेकर मुद्दा है वहाँ पे। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि लोगों को हर घर में एक एक व्यक्ति को यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा। हर पार्टी का नारा दिया जा रहा है यहाँ पे, और जो सत्ता पक्ष में है, वो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, जो विपक्ष में है, वो विकास के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कि अगर हम सत्ता में आते हैं, तो आपको
ये सब चीज़ देंगे। खैर, लेकिन आप यहाँ पे जो मुद्दे हैं बिहार में, क्या-क्या चैलेंजेज़ है, युवा लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए काम करना होगा, इंडस्ट्री का अभाव है, लोग पलायन कर जाते हैं बिहार से, ये सब मुद्दे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और आप अपने-अपने राज्य के जो है ना, कुछ न कुछ समस्याएँ होती है, चुनौती होता है। जैसे आप शहरों में रह रहे हो, तो ट्रैफ़िक बहुत बड़ा मसला हो जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, पॉवर्टी जो कम होना चाहिए, ये सब जो मुद्दे हर जगह देखने को मिलेगा। नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप ये सब मुद्दे को आप वहाँ पे आंसर में लिख देना, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी कल जो है ना, 2 योजनाओं को लॉन्च करेंगे। पहला क्या है? दलहन मिशन और दूसरा क्या है? धन धान्य कृषि योजना। इसका यूज़ पता है कहाँ कीजिएगा आप लोग? जब पूछेगा कि भारत का जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है या कृषि के क्षेत्र में क्या चुनौती है और कृषि या किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या क्या प्रयास किए हैं? प्रकाश डालिए, विवेचना कीजिए, टिप्पणी करें। कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ पे आप ये 2 मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। दलहन मिशन के बारे में, आप दलहन मिशन के बारे में लिख दो। आप धन्य धान्य मिशन के बारे में चर्चा कर दो। आप एमएसपी के बारे में चर्चा कर दो। आप पीएम कुसुम योजना के बारे में चर्चा कर दो। जितना भी एग्रीकल्चर को लेकर सरकार जो योजनाएँ लेकर आती है, उसके बारे में आप लिख दीजिए। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जब क्वेश्चन में ये पूछेगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए, ठीक है? और किसान के सामने क्या चैलेंजेज़ हैं? तो देखिए हमारे एग्रीकल्चर जो है ना, भारत के एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो लैंड होता है, जहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है? बहुत छोटे-छोटे पार्ट में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब छोटे-छोटे पार्ट में होते हैं और हमारे किसान जब गरीब होते हैं ना, तो वो अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट जो मॉडर्न होता है, उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इससे प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, ठीक है? जब प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, तो फिर फूड पे असर पड़ेगा। जब फूड पे असर पड़ेगा, तो लोगों के पास इनकम नहीं होगा किसान के पास। फिर स्थिति जो है ना भयावह होते जाता है। ये सब चुनौती है हमारे किसान के सामने। लेकिन सरकार और किसान की जो है अ भागीदारी से हर चुनौती का सामना किया जा रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं कि दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान योजना। देखिए, आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। पढ़ा है ना? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इससे जो है ना हम लोग गेहूँ और धान के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। मतलब जितना हमको ज़रूरत था, उतना उपज तो कर ही ले रहे हैं, साथ भी हम अन्य देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और हमारे जीडीपी में वो योगदान हो पा रहा है, ठीक है? लेकिन दाल के मामले में स्थिति थोड़ा-सा चिंताजनक है। हम लोग दाल जो है ना अपने पड़ोसी देश, आप देखोगे थाईलैंड वगैरह से भी हम लोग क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं दाल को, ठीक है? दाल को क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारा क्या होता है जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उस पे असर पड़ता है, वो घट जाता है। तो जब हम लोग धान और गेहूँ में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो क्या दाल के मामले में नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखिए, किसान दाल क्यों नहीं उपजाते? तो दाल इसलिए नहीं उपजाते ना क्योंकि किसान के पास जागरूकता का अभाव है, क्लियर है? और जो दाल को लेकर जो सरकार को प्रयास करने चाहिए थे, उसमें भी जो है थोड़ा-सा उदासीनता देखा गया है। इस कारण से जो है ना किसान दलहन को दलहन की फसल को लेकर उदासीनता दिखाते हैं, उसको उसके उपज में थोड़ा-सा पीछे रहते हैं। क्योंकि एमएसपी वगैरह उसमें अनाउंसमेंट कम देखा गया है, क्लियर है? चलिए, तो ये 2 योजना से दलहन की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगा, साथ ही क्या? बस इतना ही। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है डोनाल्ड ट्रम्प, इनको चाहिए नोबेल प्राइज़ और ये खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमने जो है शांति स्थापित किया है, ठीक है? कई देशों के बीच में जो युद्ध है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का, दोनों परमाणु संपन्न है, दोनों के बीच में शांति स्थापित हमने ही करवाया है, हमको नोबेल प्राइज़ दो। हम वैश्विक शांति के दूत हैं, एम्बेसडर हैं, मुझे नोबेल प्राइज़ दो। तो यहाँ पर कहा गया है, क्रिटिसाइज़ किया गया है इनका कि आपको कैसे दे दें? आप जो है ना, जो बहुपक्षीय जो संस्था है देखिए यहाँ पे, बहुपक्षीय जो संस्था है, उससे उसका मेंबरशिप आप क्या करते हैं? त्याग देते हैं। आप इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। आप बायलैटरल रिलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फिर आपको कैसे नोबेल प्राइज़ मिलेगा? और खुद आप डिमांड कर रहे हैं, ये तो संस्था का काम है। ये नॉर्वे में जो कमिटी बैठता है उसका निर्णय लेने का या उसका ये जो है ना है अधिकार क्षेत्र में। आप खुद कैसे माँग सकते हैं? तो इस तरह की बातें की गई है, ध्यान रखिएगा। तो नोबेल प्राइज़ को लेकर जो है ना प्रीलिम्स में आने की संभावना है। एल्फ्रेड नोबेल ना? चलिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, किन-किन विषय में दिया जाता है?
आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्या है। हाँ, अभी बिहार में इलेक्शन होना है, तो चुनाव आयोग का जो कार्य है, आपसे मेंस में पूछेगा कि चुनाव जो आयोग है, चुनाव आयोग का काम क्या है, मेंस का क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि जो वर्तमान जो बिहार में इलेक्शन करवाएगा चुनाव आयोग, तो उसके सामने क्या क्या चुनौती है, चुनौती के बारे में चर्चा कीजिए। अगर इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आता है तो याद रखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है बिहार में, ठीक है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, आचार संहिता लागू हो गया है। अब कोई भी स्कीम योजनाएं अनाउंस नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो चुनौती के बारे में अगर हम लोग बात करें कि चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौती है, तो बाहुबल धन का जो यूज होगा उसको नियंत्रित करना, जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन ना हो, उसका पालन करवाना, देखिए ये चैलेंजेस है। फिर हिंसा जो गतिविधियां देखने को मिलता है, बूथ कैप्चरिंग, उसको कंट्रोल करना, ये चैलेंजेस है। साथ ही एआई, अब क्या हो रहा है कि एआई के माध्यम से डीप फेक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसको एडिट किया जाएगा और ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएट किए जाएंगे जो जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि एआई का इस्तेमाल या दुरुपयोग ना हो, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और बिहार का जो मेंस होगा 71 का, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीज आपको जो है ना बहुत कम देखने को मिलेगा, इस तरह का डिटेल वीडियो। क्लियर है? बस ऊपर ऊपर से लोग बात कर देंगे और वो वहाँ पे घंटों का समय ले लेते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ लाभ मिलेगा। अभी देखिए, भारत का नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है, ठीक है, हमारा जो सेवन सिस्टर है वो हमेशा सुर्खियों में रहेगा और हमेशा रहता है, और यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब बिहार का एग्जाम्पल देखो, अभी बीपीएससी एग्जाम हुआ, मणिपुर पूरा न्यूज में चला था, मणिपुर क्राइसिस। तो मणिपुर सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मणिपुर का कौन सीएम है, क्या उसका कैपिटल वगैरह, किन किन जिला से अपना, किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, किन देश के साथ सीमा साझा करता है, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा, पूछ दिया झील के बारे में, ठीक है, कि जो मणिपुर में जो लोकटक झील है, आपने नाम सुना ही होगा और क्वेश्चन भी आ गया है। पूछ दिया कि लोकटक क्या है, डायरेक्ट पूछ दिया। आप समझ रहे हैं ना कि जो टॉपिक न्यूज में था, ठीक है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, पूछ के इनडायरेक्ट में पूछ दिया कि लोकटक क्या है, बीपीएससी में पूछ लिया 71 में, ये झील है, ठीक है, याद रखिएगा। और आने वाले एग्जाम में जो मणिपुर है, किन किन राज्य के साथ, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, इधर आपका असम हो गया, है ना, और ये 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और किस देश के साथ, तो म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारत का सबसे अधिक लंबा बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में कमीशन स्पेशली पूछ लिया है, इसलिए इस फैक्ट को हम डिस्कस करते रहे। क्लियर है कि कैसे पढ़ना है। नेपाल और भूटान भारत का जो बफर कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ भी कौन कौन सा भारत का जो राज्य है सीमा साझा करता है, किन किन देश के साथ सीमा साझा लगता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी नेपाल क्राइसिस आपने पढ़ा था, जानजी, जैन जी में आप लोग बताइएगा कि ये जो चर्चा में रहा जैन जी, ये किस कम्युनिटी को या किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है या किस एज ग्रुप को डिनोट करता है, ध्यान बताइए आप लोग कमेंट में, ठीक है। हम आपको कल यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। कल भी हमने ब्राजील में डिस्कस किए थे, तो ब्राजील और किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। ये चिली और प्रगवे, आपको पता ना, भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है, ये याद रखिएगा। साथ ही इजराइल अभी शांति समझौता को लेकर गाजा न्यूज में चल रहा है ना, तो कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखिए। अब बार बार मैप देखोगे ना, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में, कम से कम 3 तो सॉल्व कर ही लोगे, इसलिए हम मैप को भी ले लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, रशिया यूक्रेन का मैप आप देखते रहिए, वहाँ पे कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल और फिलिस्तीन वाला देख लीजिए, कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है उसको ध्यान में रखिए। भारत के जो पड़ोसी जो देश है, जैसे कि अफगानिस्तान, यूपीएससी ने भी पूछ लिया है अफगानिस्तान को लेकर। अभी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत चल रहा है ना भारत के साथ,
आपसे यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जेपीसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अफ़गानिस्तान जो है ना कंट्री किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है? तो आप अगर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है? और कुछ भी क्वेरी होगा तो पूछ सकते हैं। अब आपको बताते हैं